हेलो स्टूडेंट्स। ये बीए थर्ड ईयर की और एमए प्रीवियस की पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लेटो और अरस्तू का एक तुलनात्मक अध्ययन, एक कंपैरेटिव स्टडी। हम प्लेटो के विचारों को पढ़ चुके हैं और अरस्तू के विचारों को भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि दोनों में तुलना करिए। अब देखिए, जब तुलना की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ समानताएं बतानी है, आपको असमानताएं भी बतानी है। तो समानता और असमानता दोनों मिलाकर के ही तुलना हो पाती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब तुलना करने का क्वेश्चन आता है तो बच्चे उसमें सिर्फ असमानताओं का जिक्र करके आ जाते हैं। तो यहाँ हम प्लेटो और अरस्तू जो हैं इनकी एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। देखिए, प्लेटो और अरस्तू के बारे में विचारों के संबंध में दो अलग अलग सोच विद्यमान है। एक सोच है उन लेखकों की जो ये कहते हैं कि दोनों जो विचारक हैं यानी कि प्लेटो और अरस्तू, उनमें असमानता है, उनके विचारों में असमानता है, तो वो अलग अलग सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। और दूसरी सोच उन लेखकों की है जो प्लेटो और अरस्तू में पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर अरस्तू को महान प्लेटोवादी कहते हैं। तो दूसरी जो सोच है उसका एग्जाम्पल है E.M. फोस्टर, जैसा कि आप स्क्रीन में सबसे टॉप पर देख रहे हैं। तो इनका जो कथन है वो है, अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है। और जो प्रथम सोच है उसका समर्थन किया है कॉलरिज। प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा होता है वह या तो प्लेटोवादी है या अरस्तुवादी। देखिए, अरस्तु जो है ये 20 वर्ष तक प्लेटो का शिष्य रहा था। और प्लेटो जो था वो अरस्तु की बुद्धिमत्ता से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी था। उसे अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहा करता था। जाहिर सी बात है कि अरस्तु पर अपने गुरु का, क्योंकि इतना समय बिताया है अकेडमी में, जो प्लेटो की शिक्षण संस्था थी उसमें, तो इस वजह से अरस्तु पर अपने गुरु प्लेटो का असर पड़ना स्वाभाविक था। तो हम इन दोनों विचारकों के विचारों में जो समानता और असमानता विद्यमान है उनकी यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटो और अरस्तु में समानताओं की। देखिए, दोनों जो हैं कहाँ से थे? यूनान। तो दोनों ने जो अपने विचार दिए थे उसका जो बैकग्राउंड था वो क्या था? यूनान। दोनों ऐसे एरा में, ऐसे युग में पैदा हुए जब जो नगर राज्य जो थे वहाँ के, उनका राजनीतिक जीवन जो था वो अस्थिर था, अस्त व्यस्त था। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। बाकी हम पढ़ ही चुके हैं कि भ्रष्टाचार का बोलबाला था, स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी, नागरिक एक अलग कैटेगरी थी, एक अनागरिक कैटेगरी थी। फिर जो नगर राज्य थे उनको हमेशा भय लगा रहता था कि कहीं कोई दूसरे नगर राज्य हैं या दूसरा कोई हम पे अटैक ना कर दे। तो ये एक समस्या उनके सामने विद्यमान रही, प्लेटो के सामने भी और अरस्तु के सामने भी। दोनों ने ही इसका जो उपाय था वो श्रेष्ठ जीवन को स्वीकारा था। कहने का ये मतलब है, दोनों ही मानते थे कि अगर हम छोटा नगर राज्य रखें तो उसमें जो जीवन है वो सुखपूर्वक हो सकता है। इसी प्रकार से दूसरी समानता है, दोनों ने अपने राजनीतिक विचारों का आधार जो था वो नगर राज्य को बनाया। दोनों स्वीकार करते थे कि सद्जीवन जो है वो केवल नगर राज्य में ही संभव है। दोनों ने दास प्रथा का समर्थन किया है।
अब आप कहेंगे कि प्लेटो ने ऐसा कब किया या प्लेटो ने ऐसा कहाँ किया है। देखिए, प्लेटो ने इसका कोई क्लियरली ऐसा कोई समर्थन नहीं किया है, लेकिन प्लेटो ने इसका विरोध भी नहीं किया है। इसी प्रकार से दोनों विचारकों ने शिक्षा को आवश्यक माना और आवश्यक मानते हुए इसे राज्य के नियंत्रण में रखने का समर्थन किया है। दोनों ही विचारक जो थे, ये नागरिकता को सीमित बनाए रखने के पक्षधर हैं। दोनों ने अपने जो राज्य जो था, अपना आदर्श राज्य जो था, दोनों ने नागरिकता को थोड़े से लोगों तक ही सीमित रखा। यहाँ तक कि प्लेटो का जो राज्य है उसमें तो उत्पादक वर्ग की बिल्कुल ही उपेक्षा की गई है। और आप अगर ध्यान हो तो अरस्तु ने भी अपने जो राज्य है उसमें दो अलग अलग कैटेगरी बना दी हैं कि एक जो होते हैं जो नागरिक होते हैं और एक होते हैं जो नागरिक नहीं होते हैं, यानी कि गैर नागरिक या अनागरिक होते हैं। तो ये जो नागरिकता की प्राप्ति थी, दोनों ने इसको सीमित कर दिया। तो जनसंख्या का एक काफ़ी बड़ा जो पार्ट है वो नागरिकता से वंचित हो जाता है ऐसी कंडीशन में। इसी प्रकार से आगे समानता है, जहाँ प्लेटो ने लॉज में कानून को उच्च स्थान प्रदान किया है, वहीं अरस्तु ने भी पॉलिटिक्स में कानून की संप्रभुता को स्वीकार किया है। अगर हम बात करते हैं रिपब्लिक की, तो रिपब्लिक में तो क्या है, प्लेटो ने सबसे किसकी संप्रभुता को स्वीकार किया है? दार्शनिक शासक की। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे उसने महसूस किया कि कानून जो है उसकी संप्रभुता होनी चाहिए। तो लॉज में उसने जो अपने विचार थे वो परिवर्तित कर लिए कि जो राज्य है वो किसके अधीन काम करे? कानून के अधीन काम करे। और अरस्तु जो है वो तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, उसने कहा है कि विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए, विधि की संप्रभुता को उसने स्वीकार किया है। इसी प्रकार से आगे है कि 7वां पॉइंट है, प्लेटो ने अपने उपादर्श राज्य में मिश्रित संविधान का समर्थन किया है, वहीं अरस्तु भी मिश्रित संविधान के पक्ष में है। प्लेटो ने जो अपना सब आइडियल जो स्टेट की चर्चा की है उसमें उसने एक मिश्रित संविधान की बात कही है। तो उसने बहुत सारी ऐसी खामियां देखी जो उस वक्त नगर राज्य में विद्यमान थी। तो चाहता था कि जो कमी या जो दोष विद्यमान है उसे किसी तरीके से दूर रखा जाए। तो अपना जो उसने सब आइडियल स्टेट की जो बात कही है उसमें उसने एक मिश्रित संविधान की व्यवस्था की है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अरस्तु की, तो अरस्तु ने, जैसा कि आप जानते हैं कि अरस्तु ने मध्यम मार्ग अपनाया है और इस प्रकार से उसने अपने राजनीतिक जो अपने नगर राज्य है उसमें राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता की कल्पना की, स्थिरता की बात कही है। इसी प्रकार से हम आगे पॉइंट पे आते हैं। तो दोनों जो विचारक हैं ये लोकतंत्र के विरोधी हैं। दोनों स्वीकार करते हैं कि लोकतंत्र को श्रेष्ठ प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। देखिए, दोनों ही प्रजातंत्र के विरोधी हैं ही। लोकतंत्र कहें, प्रजातंत्र कहें, बात एक ही है। दोनों उसके विरोधी हैं और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि पूर्ण समानता में दोनों ने विश्वास नहीं रखा है। अगर हम इनकी विचारों को देखें तो कहीं भी इन्होंने ऐसे कोई लोकतंत्र की इन्होंने प्रशंसा की हो या कोई कहीं बहुत खुले दिल से समर्थन किया हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये तो थी प्लेटो और अरस्तु में समानताएं। तो ये तो हुआ आपके क्वेश्चन का सिर्फ एक भाग। अब जब तुलना करनी है तो हम क्वेश्चन के दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है असमानताएं। तो प्लेटो और अरस्तु में असमानताएं। अरस्तु ने 20 वर्ष अकादमी में प्लेटो के शिष्य के रूप में व्यतीत किए थे। जाहिर सी बात है कि प्लेटो की शिक्षाओं को उस पर प्रभाव पड़ना था ही। लेकिन देखिए, फिर भी अरस्तु ने प्लेटो का अंधानुकरण नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि उसने
जो प्लेटो के विचार थे उनको एज इट इज़ फॉलो किया हो। तो जब ऐसा मान्यताओं की हम बात करते हैं तो इसमें है प्लेटो के चिंतन में कल्पना, काव्य इनका अत्यधिक प्रभाव है, जबकि अरस्तु में विज्ञान, तर्क, निश्चितता का प्रभाव है। देखिए प्लेटो जो है वो कैसी बातें कहता है, कल्पनावादी, हवाई जो कहते हैं ना, हवाई प्लान बनाने वाला, हवाई योजना बनाने वाला, इस प्रकार से। और अरस्तु जो है वो धरातल पे सोचता है, यथार्थवादी है, प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं कि व्यवहारिक सोच है उसकी। तो प्लेटो ने जहाँ कल्पना पर ज़्यादा जोर दिया है, वह अरस्तु ने किस पर जोर दिया, वास्तविकता पर जोर दिया है। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो प्लेटो जो है वो निगमनात्मक पद्धति यानी कि डिडक्टिव मेथड का अनुसरण करता है, वहीं अरस्तु जो है ये आगमनात्मक पद्धति यानी कि इंडक्टिव मेथड का अनुसरण करता है। तीसरा पॉइंट है कि प्लेटो जो है वो कल्पनावादी होने के कारण क्रांतिकारी है, और अरस्तु जो है ये व्यवहारवादी होने के कारण रूढ़िवादी है। देखिए प्लेटो जो है इसने, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कल्पनावादी है, तो उसने अपने जो विचार दिए थे वो क्या चाहता था कि जो भी सिस्टम है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी व्यवस्था है उसमें क्या हो, एक आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, यानी कि जड़ से परिवर्तन हो जाए। तो उसके जो विचार हैं वो ऐसे हैं जो जैसे कि आपने संपत्ति का साम्यवाद पढ़ा या परिवार का साम्यवाद पढ़ा, तो ये सब विचार ऐसे हैं जो बिल्कुल ही व्यवस्था में कैसे परिवर्तन लाते हैं, आमूलचूल परिवर्तन लाते हैं, जड़ से परिवर्तन ला देते हैं, यानी कि एक व्यवस्था से हटा करके हम दूसरी बिल्कुल नई व्यवस्था की स्थापना कर देते हैं, इस प्रकार से। अरस्तु की अगर हम बात करें तो अरस्तु जो है वो कंजर्वेटिव सोच वाला है, रूढ़िवादी है। उसने संपत्ति का समर्थन किया, संपत्ति पर निजी मतलब स्वामित्व होना चाहिए, इस प्रकार से। दास्ता के समर्थन में उसने देखी कितने स्पष्ट रूप से तर्क दिए हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था। इसके बाद हम चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। दोनों जो विचारक हैं इनका राज्य की प्रकृति के संबंध में भेद है। प्लेटो राज्य को व्यक्ति का वृहद रूप मानता है, जबकि अरस्तु इसे परिवार का वृहद रूप मानता है। प्लेटो ने कहा था कि जो मानव आत्मा होती है उसी का वृहद रूप क्या होता है, राज्य। यानी कि मानव आत्मा में अगर अक्षर जो है वो कैसे हैं, छोटे रूप में विद्यमान है, तो राज्य में कैसे होंगे, वो वृहद रूप में। अरस्तु जो है वो कहता है कि पहले जैसे परिवार है, फिर ग्राम है, नगर, और फिर आगे बढ़ कर के राज्य जो है वो अस्तित्व में आता है। इस प्रकार से वो आगे बढ़ता है। तो दोनों के राज्य की जो प्रकृति है उसके संबंध में अलग अलग विचार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेटो ने रिपब्लिक में दार्शनिक राजा की संप्रभुता में विश्वास किया है, हालांकि लॉज में उसने कानून को महत्व प्रदान किया है, जबकि अरस्तु ने पॉलिटिक्स में प्रारंभ से ही कानून की संप्रभुता को स्वीकार किया है। ये तो आप जानते ही हैं कि प्लेटो ने रिपब्लिक में माना था कि जो दार्शनिक राजा है वही संप्रभु है, लेकिन लॉज में आते आते उसने अपने विचारों में परिवर्तन किया। तो अगर हम इसे तुलना के तौर पे देखें तो हम इसकी अरस्तु की पॉलिटिक्स की प्लेटो की रिपब्लिक से हम तुलना कर सकते हैं इस पॉइंट में। फिर लास्ट पॉइंट है कि दोनों की जो न्याय संबंधी धारणाएं हैं उनमें भी अंतर है। जैसे प्लेटो क्या कहता है कि न्याय क्या है, कि व्यक्ति जो है अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार निश्चित कार्य करे। और अरस्तु की जब हम बात करते हैं तो अरस्तु ने दो प्रकार माने हैं न्याय के, जिसमें कि वो एक वितरणात्मक न्याय जिसकी चर्चा करता है, तो वो क्या कहता है कि राज्य जो है वो धन, संपत्ति इसके अलावा जो उपाधियां हैं इनका क्या करे, वितरण करे योग्यता के आधार पे।
तो जहाँ पे आप देखते हैं कि जो प्लेटो जो है उसके न्याय संबंधी सिद्धांत में कर्तव्य पे जोर दिया गया है, इंसान की ड्यूटी पे जोर दिया गया है। तो वो जो उसका न्याय का विचार है वो कर्तव्य की तरफ जाता है, कर्तव्य पे ज़्यादा जोर देता है। लेकिन अरस्तू की जब हम बात करते हैं तो वो किस पे जोर देता है? राइट्स पे, अधिकारों पे जोर देता है। तो इस प्रकार से ये थे इनके विचारों में अंतर। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रश्न आपके निबंधात्मक प्रश्न में पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है। इस तरीके से आप दोनों विचारकों में तुलना करते हुए समानता असमानता बताते हुए अपनी बातों को कहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।